हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए हैं। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद जो है सिख धर्म के छठे गुरु थे। इन्होंने 1606 में अपने पिता गुरु अर्जुन देव ये सिखों के पांचवें गुरु थे। ये इनके पिता थे के शहीद होने के बाद गद्दी संभाली। गुरु हरगोबिंद ने सिखों को आत्मरक्षा और युद्ध कला का अभ्यास कराया। उन्होंने मीरी पीरी की अवधारणा दी। या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कि मीरी पीरी की अवधारणा किसने दी, तो गुरु हरगोबिंद ने दी। मीरी मतलब सांसारिक राजनीतिक शक्ति और पीरी मतलब आध्यात्मिक शक्ति। अमृतसर में इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिखों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक केंद्र है। बाकी गुरु अर्जुन देव की बात करें तो पांचवें गुरु थे। सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन कराया और शहादत दी। गुरु हरगोबिंद अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो गुरु रामदास की बात करें तो गुरु रामदास जो थे सिखों के ये चौथे गुरु थे। सिखों के ये चौथे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद देव जो थे वह सिखों के सेकंड नंबर के गुरु थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। आपसे पूछा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन तीन क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। यह दिन आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका नारा था इंकलाब जिंदाबाद, आज भी प्रेरणा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम को। मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स यानी कि लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की अधिकतर भौगोलिक संरचना पहाड़ी और घुमावदार है। मिजोरम की सुंदर हरियाली, घने जंगल और प्राकृतिक दृश्य इसे विशेष पहचान दिलाते हैं। बाकी ऑप्शन में बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी ध्यान रखिए। यहाँ की दो राजधानियां, शिमला गर्मियों की राजधानी और धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का नाम बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित या मिलाकर नए राज्य बना सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है, हालांकि इसकी सहमति बाध्यकारी नहीं होती। बाकी ऑप्शन में बात करें तो अनुच्छेद 1 तो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को भारत में सम्मिलित करने की शक्ति देता है जो भारत का हिस्सा ना हो। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित अस्थायी प्रावधान से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी झील जो है केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो सस्तमुटकुट्टा झील या भी केरल में है, अष्टमुडी झील भी केरल में, वेम्बनाड झील भी केरल में, परंतु रेणुका झील जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, ना कि केरल में। या हिमाचल प्रदेश में यह झील स्थित है। रेणुका झील तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेणुका झील या जो है हिमाचल प्रदेश में है, ना कि केरल में स्थित है। रेणुका झील या हिमाचल की सबसे बड़ी और प्राकृतिक झील है और सिरमौर जिले में स्थित है। बाकी जो बात करें
सस्थमकोट्टा झील या केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अष्टमुडी झील की बात करें तो केरल की प्रसिद्ध बैक वाटर झील है जो कि कोल्लम झील है। वेम्बनाड झील की बात करें तो यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, यानी कि मृत्यु तक। वह शिक्षा शास्त्री और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के विकास में बड़ा योगदान दिया। वह पद पर रहते हुए निर्धन होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति भी थे। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा है कि त्रिपिटक जो कि पवित्र धर्म ग्रंथ है वह कौन से धर्म से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। या त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब टोकरी या संहिता, यानी तीन पिटक। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें तीन भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। आपसे पूछा है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। इसे अनुच्छेद 76 इसे जो है अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किया जाता है। इनके पास संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। हालांकि वे वोट नहीं कर सकते हैं। इनकी मुख्य भूमिका सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसका पक्ष रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के अनुसार वह है आपका रूस। अगर यहीं पर जनसंख्या के दृष्टि से दिया होता तो आपका चीन हो जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। बाकी एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप से कुछ प्रमुख क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांसी नदी जो कि चीन में है। एशिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है। एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार जो है पमीर का पठार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। आपसे पूछा कि गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, कहा था। कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्वभाव अत्यंत विनम्र, सरल और सभी से प्रेम भाव रखने वाला था। वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कब तक उनका कार्यकाल था, तो 1950 से 62 तक वे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। गांधी जी को लगता था कि उनमें विरोधियों को भी मित्र बना लेने की अद्भुत क्षमता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 7 अगस्त को चुनने का कारण है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जब बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, बताइए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसके तहत नागालैंड की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, नागाओं का रूढ़ि आधारित कानून, उनकी जमीन और संसाधनों का स्वामित्व और स्थानांतरण संसद तब लागू नहीं कर सकती जब तक नागालैंड विधानसभा सहमति ना दे। या विशेष दर्जा 1962 में नागालैंड राज्य के निर्माण के समय संविधान में जोड़ा गया।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सार का विस्तृत रूप क्या है। आपसे पूछा कि सार का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार का फुल फॉर्म पूछा है। तो सार का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन बी यहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार का फुल फॉर्म है सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में। इसके आठ सदस्य देश हैं, वो देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हो। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, शांति और प्रगति का विकास का होना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य से संबंधित। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित? तो जिम्नास्ट हैं ये। दीपा कर्माकर भारत की प्रसिद्ध महिला जिम्नास्ट हैं और वह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो यह बात नहीं हो रही त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। इसकी राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। पूरा राज्य बना, पहले केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य भाषा एक बांग्ला और कोक बोरो यहाँ की राज्य भाषा है। सीमा की बात करें, त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। प्रसिद्ध उत्सव जो यहाँ है खारची पूजा, गारिया पूजा और दुर्गा पूजा यहाँ की प्रसिद्ध उत्सव होते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान समय में वो है पोलावरापू एम प्रसाद, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। या भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है। ध्यान रखिए यह महारत्न कंपनी का भी दर्जा इसे प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाम दोरलिंग मठ भारत किस राज्य में स्थित है? तो नाम दोरलिंग मठ जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाम दोरलिंग मठ कर्नाटक के बैलकुप्पे मैसूर जिला में स्थित है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। या निंगमा परंपरा के बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। यह तिब्बती शरणार्थियों के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकन को 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया है। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए इन्हें दिया गया है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकन को 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महिला साक्षरता का जो प्रतिशत मात्रा था 2011 जनगणना के अनुसार वो था 65.46 या महिलाओं का था। भारत की कुल साक्षरता दर कितना था? तो भारत का कुल साक्षरता दर जो था वो था आपका 74.04% कुल साक्षरता दर था भारत का, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर था, जो पुरुष साक्षरता दर था वो 82.14 था। 82.14 जो था वो पुरुषों का साक्षरता दर था और 65.46 महिलाओं का साक्षरता दर था। 2011 की तुलना में महिला साक्षरता दर में लगभग 11.8 की वृद्धि हुई। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो था वो आपका केरल था। यहाँ पे 94% साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वह बिहार है, 61.8% है। तो ध्यान क्या रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो था 65.46 था और पुरुषों का जो साक्षरता दर था वो 82.14 था। अब चलते हैं अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। आपसे पूछा कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी काला पानी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत नेपाल और चीन की त्रिसीमा के पास है। विवाद का कारण है 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी को भारत नेपाल की सीमा माना गया, लेकिन महाकाली नदी की वास्तविक धारा को लेकर दोनों देशों में मतभेद है। भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने दार्चुला जिले का हिस्सा बताता है। बाकी बात क्या हो रही नेपाल की, तो नेपाल अभी चर्चित में, तो नेपाल के बारे में जान लीजिए। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राजकीय भाषा यहाँ की नेपाली है, सरकार का स्वरूप है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान जो यहाँ लागू हुआ 2015 में लागू, नेपाल पहला लोकतांत्रिक संविधान है। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पहली महिला राष्ट्रपति रही है विद्या देवी भंडारी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। गिरजा देवी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी की रानी कहा जाता है। वह बनारस घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। उनकी गायकी में ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, चैती आदि अर्थशास्त्रीय शैलियां शामिल हैं। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजातशत्रु के नाम से बुलाते थे। आपसे पूछा है कि गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजातशत्रु के नाम से बुलाते थे। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए